देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन हुआ था। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये टॉपिक कूलम्ब्स लॉ से ही जनरेट होता है। इसमें जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस रखे हों तो वो चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं और उस सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बनाया गया जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आप फील करिए कि जैसे अपना एक कोई रूम है, उस रूम में हर कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा हुआ है और आपसे बोला जाए कि बताइए इस पूरे कमरे का चार्ज क्या होगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जितना भी चार्ज है उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस पूरे रूम में जो चार्ज रखे हुए हैं इन पे लगने वाला फोर्स कितना है, तो आप क्या करेंगे, हर चार्जेस का फोर्स निकाल के उसको ऐड कर देंगे। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। क्लास 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। ये वेव थ्योरी में पढ़ाया गया था जिसमें बताया जाता था कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेव एक साथ एक ही मीडियम में प्रोपोगेट होती हैं और एक साथ सुपरपोज हो जाती हैं या मिल जाती हैं तो मिलके एक रिजल्टेंट वेव बनाती हैं जिसकी इंटेंसिटी या तो ज़्यादा होती है या कम होती है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को 11th क्लास में पढ़ाया गया था। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाएगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स अगर कहीं रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। या बहुत सारे अगर चार्जेस से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है जिसमें हर एक चार्ज कुछ पोजीशन पर रखा हुआ है तो उस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। यानी कि जितना भी चार्जेस होंगे उन सबका फोर्स सुपरपोज हो जाएगा एक साथ, जिससे कि हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कौन सा चार्ज कितना फोर्स लगा है। क्योंकि अगर ऊपर तरीके से देखा जाए तो ये पता पड़ेगा कि पूरे सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं सब एक साथ मिलकर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए सबसे पहले मैं एक चार्ज को कंसीडर करता हूँ। ये अपने पास एक चार्ज है जो XY प्लेन में रखा हुआ है, ये Q1 है और इसके पास में या फिर ये जो चार्ज है इसकी ओरिजिन से पोजीशन जो है वो R1 है और इस चार्ज के पास में एक और चार्ज रखा हुआ है जो कि Q2 है। इसकी पोजीशन इससे R12 है। अब देखिए Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इन दोनों चार्जेस के नेचर के ऊपर। अब अगर मैं इस Q1 के पास में एक और चार्ज को रख दूँ Q3 को, जिसकी इससे पोजीशन R13 हो, 13 मतलब पहले से तीसरे की या फर्स्ट से थर्ड की डिस्टेंस R13 हो, तो Q1 और Q3 भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा इनके नेचर पर कि फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज Q1 के पास में एक और चार्ज रखा Q4। इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक है R14। तो ये R14 जो है ये पोजीशन Q1 और Q4 के बीच की है। अब Q1 और Q4 भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, नेचर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों चार्जेस के नेचर पर कि फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अब देखिए इसी टाइप से मैं और भी बहुत सारे चार्जेस को मान लूँ Q5 Q6 इस टाइप के मैं अगर चार्जेस को मानता जाऊँ और लास्ट में मैंने माना कि जो चार्ज है अपना Qn चार्ज, यानी एक सिस्टम है जो n चार्जेस से मिलकर बना हुआ है और जिसमें हर एक चार्ज की पोजीशन जो है वो R12 R13 R14 R1n से रिप्रेजेंट की जाती है। तो फोर्स क्या होगा, देखिए सबसे पहले
फोर्स एक्स बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कितना होगा? F12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर स्क्वायर इनटू R12 कैन। दूसरा निकालेंगे फोर्स एक्स बिटवीन Q1 एंड Q3, तो हो जाएगा F13 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर का स्क्वायर इनटू R13 कैन। इसी टाइप से अगर हम लोग निकालेंगे फोर्स एक्स बिटवीन Q1 एंड Qn, मेरे Q1 और Q4 के लिए निकालेंगे तो F14 आएगा, 5 के लिए निकालेंगे F15 आएगा, n के लिए निकाला Q1 और Qn आएगा। तो फोर्स जो होगा वो आएगा F1n इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इनटू R1n कैप। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब ये चार्ज Q1 को रखा था, इसके चारों तरफ जो चार्ज रखे हुए थे Q2 Q3 Q4 Q5 Qn जो भी थे, इन सब पर ये फोर्स लगा रहा था। तो सब पर इसके द्वारा जितनों पर फोर्स लगाया गया, इन सब का फोर्स अगर हम लोग ऐड कर लें तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। और यही सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स पर जो भी फोर्स लग रहा है वो सारा का सारा सुपरपोज हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। तो देखिए क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स F रिजल्टेंट इक्वल F12 F13 F18। F12 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 के डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। ये है अपना रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इसका, और हम लोग थोड़ा सही तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप Q1 Qn अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। अब देखिए, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था यूनिट वेक्टर का कि अगर यूनिट वेक्टर आर के है तो आर वेक्टर अपॉन मॉडल आर वेक्टर हो जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इनटू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर नॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इनटू R13 वेक्टर अपॉन R13 मॉड डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n वेक्टर अपॉन R1n। अब देखिए, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर होल क्यूब R12 वेक्टर Q1 Q3 अपॉन R13 होल क्यूब R13 वेक्टर Q1 Qn अपॉन R1n क्यूब
R18 वेक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 1/4πε0। Q1 भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, इसको समेशन के फॉर्म में लेते हैं। I को 1 से लेके n, इसको लेते हैं QI, 2 से लेके n, QI अपॉन R1I होल क्यूब R1I, ये है रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आई की जगह 2 रखते हैं तो आपको बैलेंस स्टेप मिलता है। आई की जगह 3 रखते हैं, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, नेक्स्ट स्टेप मिलता है। आई की जगह 4 रखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप मिलता है। अगर आई की जगह n रखते हैं तो आपको लास्ट स्टेप मिल जाता है। तो इस टाइप से हमने निकाला कि एक पूरा सिस्टम में मतलब अगर एक सिस्टम कई सारे चार्जेस से मिलकर बना हुआ हो तो उस सिस्टम में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उसका एक डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताने जा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स क्या लगाता है, उसका नेचर कैसा होता है, और आपको पढ़ाया गया कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है। अब आज एक नया कॉन्सेप्ट है आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जब किसी चार्ज को किसी जगह रखते हैं तो वो चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसे लगाता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने एक चार्ज लिया, ये चार्ज है, ये चार्ज है क्यों, इस चार्ज को मैंने किसी एक पॉइंट पर रखा तो मैं ये देखता हूँ कि इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट होता है कि जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो या तो अट्रैक्ट हो जाता है और या फिर रिपेल हो जाता है। दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि दूसरा चार्ज जो इसमें आ रहा है उसका नेचर कैसा है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाता है तो वो रिपेल हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ये दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है जो चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करता है। अब देखिए, तो मैंने क्या किया, एक चार्ज रखा तो चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जिसमें चार्ज एक फोर्स लगाकर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, फोर्स लगाकर चार्ज अदर चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए एक सिंबल बनाया गया, ये होता है ई वेक्टर। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर मैं तो देखिए तो ये होता है फॉर्मूला इसका, इक्वल एफ अपॉन क्यू। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर गुलाम, फोर्स की न्यूटन और क्यू की गुलाम, न्यूटन पर गुलाम। इसके अलावा इसकी और भी यूनिट्स निकल सकती हैं, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फॉर्मूला होता है इक्वल एफ अपॉन क्यू। अगर हम लोग एफ की जगह एम ही रखें और क्यू को ऐसा ही रहने दें तो देखिए फिर इससे क्या यूनिट बनेगी। एम का मतलब किलोग्राम, मास है, इसका मतलब किलोग्राम। ए एक्सेलरेशन हो गया, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्यू का मतलब कूलम, तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अपने पास में किलोग्राम इंटू मीटर पर कूलम इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, किलोग्राम इंटू मीटर पर कूलम इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल एफ अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 11th में आपने पढ़ रखा है mLT माइनस 2, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 80 कैसे आता है। तो देखिए आप लोग समझिए, क्लास 10 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I इक्वल Q अपॉन T, करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से Q इक्वल IT हो जाएगा और I फॉर यहाँ से देखा जाए तो I एम्पियर होता है और T टाइम होता है। तो इससे चार्ज का 80 यूनिट आ जाती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, mL T माइनस 1 A माइनस 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की mLT माइनस 3 mLT माइनस 3 A माइनस 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हो जाता है।